तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले नॉर्मल जानकारी दे देता हूं कि ये वीडियो केवल उन्हीं बच्चों को देखना है जो पटवार और वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप पटवार और वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज इस वीडियो के अंतर्गत अपन क्या करने वाले हैं कि कंप्यूटर का जो सिलेबस है पटवार का, उसके अंतर्गत यूनिट 3 दे रखी है कंप्यूटर का हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका अपन क्या करने वाले, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सोल्यूशन करने वाले हैं, वो भी 360 सोल्यूशन के माध्यम से। यानी कि उस क्वेश्चन को घुमा घुमा करके कैसे एग्जाम में अभी तक पूछा जा चुका है वो सारा अपन जिक्र करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले 2 क्लासें इस यूनिट से हो चुकी है, जिसके अंतर्गत मैंने 2 क्लासों के माध्यम से 30 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के करवाए थे और 30 क्वेश्चनों के साथ में प्रत्येक क्वेश्चन के साथ में 4-4, 5-5 क्वेश्चन जो एग्जाम में उस क्वेश्चन को घुमा करके पूछे गए थे वो भी मैंने बताए थे। कुल मिलाकर के अपन ने लगभग 100 से ऊपर क्वेश्चन तो कंप्लीट कर चुके हैं 2 क्लासों के माध्यम से। आज की इस क्लास के अंतर्गत अपन प्रीवियस ईयर के 31वें क्वेश्चन से आगे बढ़ने वाले हैं। अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो अपने चैनल पर जाना, वहां पर जाके देख लेना। और बाकी अगर आपने दोनों चैप्टर नहीं देखे हैं तो उन दोनों चैप्टर की क्लासें भी अपने कंप्लीट हो चुकी है। आप चैनल पर जाना, वहां पर प्लेलिस्ट बना रखी है कंप्यूटर पटवार वीडियो 2025 के नाम से। ठीक है, उसमें जाकर के आप पिछली 2 चैप्टर और यूनिट भी कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। देखो साहब, सबसे पहले तो अपन चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं और इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से 30 क्वेश्चन अपन कंप्लीट कर चुके थे 2 क्लासों के अंतर्गत। जिसने देखा होगा उसको तो पता होगा। बाकी आज अपन नए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन और इस पीडीएफ का कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 31। देखो साहब, निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। मैंने आपको बता दिया था कि इस यूनिट से एक क्वेश्चन कैसा बनता है, सॉफ्टवेयर पर बनता है। कैसा क्वेश्चन बनता है सॉफ्टवेयर पर, ठीक है ना। तो कुल मिला करके इस यूनिट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है सॉफ्टवेयर पर। कैसा क्वेश्चन बनता है कि कौन सा तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो आपको पहचानने का तरीका मैंने पिछली क्लासों में बता दिया था कि जो ऐप के रूप में विद्यमान है, अगर आपके फ़ोन में या फिर कंप्यूटर के अंतर्गत कोई भी सॉफ्टवेयर है वो ऐप के रूप में विद्यमान है तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और बाकी सभी कौन से हो जाएंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। तो अपने को 4 ऑप्शन दे रखा, अपने को पहचाना कि कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो आप सबको पता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर, मतलब कि आपके जो ट्रांसलेटर होते हैं, लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने वाले ट्रांसलेटर होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। कौन कौन से ट्रांसलेटर होते हैं, एक तो असेंबलर होता है, एक कौन सा होता है कंपाइलर होता है, एक कौन सा होता है इंटरप्रेटर होता है। कौन सा होता है, इंटरप्रेटर होता है। ये तीनों क्या होते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं और तीनों के तीनों क्या कहलाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन दे रखा है यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी प्रोग्राम जितने भी है वो सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। आपको क्या है, याद रखना पड़ेगा कौन कौन से। देखो एक बार आपको मोटा मोटा बता देता हूं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं, सबसे पहला तो आता है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी है ना वो सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। दूसरा आता है अपना कौन सा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कौन सा आता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये भी सभी क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तीसरा कौन सा आता है, अपने जितने भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर है वो सारे के सारे क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। और चौथा आता है अपने पास कौन से, जितनी भी अपनी कंप्यूटर की लैंग्वेजेज है, जितनी भी भाषाएं हैं वो सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर में आती है। ठीक है, और पांचवा एक और होता है डीडी, जिसको बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर, वो भी किस में आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में। तो कुल मिलाकर के 5 चीजें होती है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो उसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटी प्रोग्राम भी होता है और लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा नहीं होता है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर जो होता है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर में नहीं आता है। ठीक है, अब आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो साहब, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है। देखो साहब, एक छोटा बूट स्टेप लोडर प्रोग्राम स्थित है। बताओ भाई साहब, बूट स्टेप लोडर प्रोग्राम। देखो प्रोग्राम शब्द आ गया, इसका मतलब आपको मैंने कल ही बता दिया था भाई, बहुत सारे निर्देश होते हैं ना, उस निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है और बहुत सारे प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इसका मतलब कि सॉफ्टवेयर के अंतर्गत बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं और प्रोग्रामों में के अंतर्गत बहुत सारे निर्देश होते हैं। तो ये पूछ रहा है कि बूट स्टेप लोडर प्रोग्राम स्थित है। बताओ भाई साहब, प्रोग्राम आ रहा है, इसका मतलब ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। और बूट स्टेप, देखो बूटिंग आप सब जानते हो, कंप्यूटर को शुरू में जब स्टार्ट करते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। और बूट स्टेप लोडर प्रोग्राम किस में स्थित होता है, बताओ भाई साहब, किस में स्थित होता है। यानी कि जैसे कंप्यूटर को अपन बूटिंग करते हैं यानी कि स्टार्ट करते हैं तो ये जो लोडर प्रोग्राम होता है वो किस में स्थित होता है, एक छोटा बूट स्टेप लोडर प्रोग्राम किस में स्थित होता है। बताओ भाई फटाफट से, आप सबको पता है किस में होता है, रोम में होता है। आपको कल की क्लास में अच्छे से याद करवा दिया था मैंने कि रोम क्या होती है, रोम एक मेमोरी होती है। रोम क्या होती है, एक मेमोरी होती है जिसके अंतर्गत इसको बनाते समय ही क्या होता है कि ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो इसके अंतर्गत बनाते समय ही फिट कर दिए जाते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत इंस्टॉल्ड कर दिए जाते हैं
वो क्या काम आते हैं, वो कंप्यूटर के ऑन होने में, जब अपन बूटिंग करवाते हैं ना उसको, यानी कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उस टाइम पे काम आते हैं। ठीक है, तो ये जो बूट स्टेप लोडर होता है ये किस में स्थित होता है, रोम के अंतर्गत स्थित होता है। किस में होता है, रोम में होता है, और जैसे कंप्यूटर को ऑन किया जाता है ये कार्य करना स्टार्ट कर देता है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। देखो यहाँ पे एक और देर का ये रहा। देखो जो BIOS है ना, ये भी एक प्रकार का क्या होता है, ये फर्मवेयर सॉफ्टवेयर होता है। फर्मवेयर का मतलब समझ में आ गया, जैसे रोम थी, रोम के अंतर्गत अपन ने पहले से बनाते समय जो सॉफ्टवेयर डाल दिए थे ना, इन सबको फर्मवेयर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फर्मवेयर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इन्हीं में से एक होता है BIOS। BIOS भी क्या होता है, पहले से ही रोम के अंतर्गत फिट होकर के आता है एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है कि BIOS की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम BIOS की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बूट स्टेप लोडर किसमें होता है, रोम के अंतर्गत होता है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए। देखो साहब, क्वेश्चन नंबर 33 है, हाई लेवल लैंग्वेज सी का आविष्कार किसने किया था। आप सबको पता है कि कल भी ये क्वेश्चन अपने आया था कि हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है, सी लैंग्वेज आप सभी जानते हो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। सी प्लस, इसके बाद में C++, ये सभी क्या होती है, कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। और आपको पहले चैप्टर, पहले यूनिट थी उसमें कंप्यूटर का परिचय था, उसमें कंप्यूटर की 5 पीढ़ी अपन ने पढ़ी थी। और उसमें से आप बताओ कि कौन सी पीढ़ी के अंतर्गत अपन ने सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था, मतलब कि कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी के अंतर्गत सी लैंग्वेज का उपयोग किया गया था। तो वो कौन सी पीढ़ी थी, तीसरी पीढ़ी थी। कौन सी थी, तीसरी पीढ़ी थी जिसमें सी लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। अब आपको पता होना चाहिए कि सी लैंग्वेज की खोज किसने की थी, तो ध्यान रख लेना, सी लैंग्वेज की खोज की थी डेनिस एम रिची ने। किसने की थी, डेनिस रिची ने की थी, याद रख लेना। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, किसके लिए इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर की तरह प्रयोग में लाया जाता है। देखो इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, भाई जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। और ये ट्रांसलेटर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो असेंबलर होता है, एक इंटरप्रेटर होता है, और एक कौन सा होता है, कंपाइलर होता है। जो इंटरप्रेटर होता है ये क्या होता है, ट्रांसलेटर होता है। अब ये पूछ रहा है कि इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर किस तरह के प्रयोग में लाया जाता है, तो आपको बता देता हूं। देखो एक बार सीधा तीनों ट्रांसलेटर बता देता हूं। जो असेंबलर ट्रांसलेटर है ना, इसका काम होता है कौन सी, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलना। देखो सबसे पहले तो तीनों के तीनों सॉफ्टवेयर क्या काम करेंगे, मशीनी भाषा में बदलने का काम करेंगे। ट्रांसलेटर है तो कौन सी भाषा में बदलेंगे, मशीनी भाषा में, ताकि इनको समझ में आ जाए, कंप्यूटर के समझ में आ जाए। तो ये तो बदलता है असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में। और इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज, और कंपाइलर भी हाई लेवल लैंग्वेज, इन दोनों को किस में बदल देता है, मशीनी भाषा में। किस में बदलता है, मशीनी भाषा में। तो आपको पूछ ले कि असेंबलर जो ट्रांसलेटर होता है ये असेंबली भाषा को किस में बदलता है, मशीनी भाषा में बदलता है। और इंटरप्रेटर और कंपाइलर जो अपने ट्रांसलेटर होते हैं ये दोनों किस में बदलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को किस में बदल देते हैं, मशीनी भाषा में बदल देते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इंटरप्रेटर जो ट्रांसलेटर होता है ये किस में प्रयोग लिया जाता है, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज में प्रयोग किया जाता है। यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है HLL, हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है इसको मशीनी भाषा में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर का प्रयोग किया जाता है। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है। अपन जो भी बोलते हैं ना, मानवीय भाषा जो अपनी इंसानी भाषा होती है उसको हाई लेवल लैंग्वेज में माना जाता है, और जो कंप्यूटर की मशीनी भाषा होती है उसको लो लेवल लैंग्वेज में माना जाता है। ठीक है साहब, इसके अलावा देखो ऑप्शनों में ये तो आंसर हो गया, बी ऑप्शन हो गया इसका आंसर। तो इसके अलावा देखो C++ आपको दिखाई दे रही है, ये सी लैंग्वेज का ही भाग होती है। सी लैंग्वेज की खोज किसने की थी, डेनिस रिची ने की थी, और ये तीसरी पीढ़ी में इसका आविष्कार हुआ था। इसके अलावा कोबोल क्या होती है, कोबोल भी कंप्यूटर की एक भाषा होती है जिसका आविष्कार कौन सी पीढ़ी में हुआ था, दूसरी पीढ़ी में हो गया था इसका आविष्कार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। देखो साहब, निम्न में से कौन सा एक विंडोज प्रचालन तंत्र का वर्जन नहीं है। मतलब आप सबको पता है कि विंडोज क्या है, विंडोज आप सबको पता है विंडोज क्या है, विंडोज एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, विंडोज क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ये पूछ रहा है कि विंडोज का कौन सा वर्जन नहीं है। विंडोज नहीं आती कि विंडो 10, विंडो 11, विंडो 5 बहुत सारी चल रही थी, तो इसमें से कौन सा वर्जन नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, विंडो के सारे वर्जन एक बार नजर में रखने पड़ेंगे, भाई कौन कौन से विंडो के वर्जन होते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा विंडो का वर्जन नहीं है, तो इनमें से देखो विंडोज XP तो बिल्कुल है साहब, विंडोज XP तो बिल्कुल है, विंडोज विस्टा भी बिल्कुल है साहब, विंडो 10 तो बिल्कुल है क्योंकि 2015 में ही तो आई थी। अभी नवीनतम तो विंडो 11 है। कौन सी है, विंडो 11 है। विंडो का कौन सा वर्जन सबसे नवीनतम है, 11वां वर्जन सबसे नवीनतम है, जो कि 2021 में आया था। ठीक है, उससे पहले कौन सी थी, विंडो 10 थी जो कि 2015 में आई थी मोदी जी के साथ में। ऐसे
से याद रख लेना, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो विंडोज कौन सी नहीं है, देखो विस्टा भी है, 10 भी है, एक्सपी भी है, कौन सी नहीं है, 9 भी नहीं है। ध्यान रख लेना, जब विंडोज 8 आई थी तो उसके बाद में 8.1 आई थी, उसके बाद में डायरेक्ट विंडो 10 आई थी, फिर 11 आई थी। तो कुल मिलाकर के विंडो 9 बीच में नहीं आई थी। विंडोज का कौन सा वर्जन नहीं है, 9 वर्जन नहीं है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो साहब, क्वेश्चन नंबर 36। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है कहलाता है। देखो सबसे पहले तो आपको पता ही है भाई, मशीनी भाषा में बदल रहा है, इसका मतलब लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम कर रहा है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर कितने थे, 3 थे, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। ए था, एक इंटरप्रेटर था, यानी असेंबलर था, इंटरप्रेटर था, और एक कंपाइलर था। अब देखो मैंने आपको बताया था कि ये तो किस में बदलता है, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है, इस कारण से इसका नाम असेंबलर पड़ गया। ये क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में बदलता है। और ये भी क्या काम करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में बदलता है। जब यार सीधी सी बात है, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को बदल रहा है, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को बदल रहा है, फिर इन दोनों में फर्क क्या हुआ, इन दोनों में फर्क इस बात का हुआ कि जो इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर होता है ना, ये तो एक एक लाइन को ट्रांसलेट करता है, ये तो एक एक लाइन को ट्रांसलेट करता है। तो आप इसको याद कैसे रखोगे दोनों में अंतर, भाई ये क्या दिखाई दे रहा है, एक ही तो दिखाई दे रहा है ना आपको, तो ये एक एक लाइन को ट्रांसलेट करता है। और जो एक कंपाइलर होता है, ये पूरे के पूरे एक साथ पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा है जो एक पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में ट्रांसलेट कर देता है। पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में कौन ट्रांसलेट कर देता है, तो वो कंपाइलर होता है। कौन होता है, कंपाइलर। तो तीनों के तीनों ट्रांसलेटर के नाम आ गए, देखो इंटरप्रेटर, और ये तो सिमुलेटर नहीं होता, ठीक है। एक कंपाइलर हो गया, कमांडर कुछ नहीं होता है, ठीक है। इंटरप्रेटर तो क्या करता है, एक एक लाइन को ट्रांसलेट करता है, और कंपाइलर पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट कर देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंपाइलर हो जाएगा। देखो पटवार सीधी भर्ती 2021 में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ट्रांसलेटर का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछली भर्ती में भी पूछ रखा है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। देखो साहब, विंडोज 95, विंडोज 98 और विंडोज एनटी को किस रूप में जाना जाता है। देखो आप सबको पता है कि विंडोज के ये वर्जन है सारे के सारे, 95, 98 और एनटी, ये सारे क्या है, विंडोज के वर्जन है, ठीक है। इन सबको क्या कहा जाता है, डोमेन नेम बिल्कुल नहीं, प्रोसेसर बिल्कुल नहीं, मॉडेम बिल्कुल नहीं, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसे याद करोगे, जैसे अपना जो फ़ोन होता है ना, फ़ोन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एंड्रॉयड। कौन सा होता है, एंड्रॉयड। तो आपने नाम सुना ही होगा भाई, जो कंप्यूटर नहीं जानता है उसको पता होगा एंड्रॉयड, तो एंड्रॉयड फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उसी प्रकार अगर आपको सुना होगा तो एप्पल का अपना खुद का ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा, iOS, एप्पल कंपनी का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है। और उसी प्रकार कंप्यूटर में भी ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, वो कौन सा आता है, विंडोज, ठीक है। विंडोज भी क्या है, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। उसी के वर्जन है सारे विंडोज 95, 98 और एनटी, ठीक है। इसके अलावा आपको यह बताओ कि विंडोज का आविष्कार कौन सी कंपनी ने किया था। विंडोज क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका आविष्कार किसने किया था, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया था। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कहाँ की है, अमेरिका की है। इसकी खोज किसने की थी, मतलब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाई किसने थी, वो बनाई थी बिल गेट्स ने। किसने बनाई थी, बिल गेट्स और एलन ने बनाई थी, एलन ने बनाई थी, पॉल एलन ने बनाई थी, ठीक है। तो बिल गेट्स और एलन ने बनाई थी। और कब बनाई थी, यह बनाई थी 1975 के अंतर्गत। कब बनाई थी, 1975 के अंतर्गत, 4 अप्रैल या ऐसी डेट है, 1975 के अंतर्गत विंडोज बनाई गई थी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, बिल गेट्स और एलन के द्वारा बनाई गई थी। काम क्या करती है, सॉफ्टवेयर बनाने का काम करती है। ये सारी बातें हो गई। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग उदाहरण है। बताओ भाई साहब, वर्ड प्रोसेसिंग कौन सी होता है, एमएस वर्ड। स्प्रेडशीट कौन सा होता है, एमएस एक्सेल। और फोटो एडिटिंग का उदाहरण है, किसके उदाहरण है सारे के सारे, बताओ भाई। वर्ड प्रोसेसिंग यानी एमएस वर्ड, एमएस वर्ड एप्लीकेशन के रूप में होता है या नहीं होता, ऐप के रूप में होता है, बिल्कुल होता है। स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल, एक्सेल क्या होता है, ऐप के रूप में होता है। फोटो एडिटिंग ऐप, ये भी एक्सेल के उसमें मतलब ऐप के रूप में विद्यमान होते हैं। तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था भाई, जो भी ऐप के रूप में विद्यमान होते हैं वो सभी क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग सारे के सारे क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। और ये भी देखो पटवार भर्ती 2021 में, मतलब कि एक क्वेश्चन तो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर को पहचानने का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 15 में से एक क्वेश्चन तो यही फाइनल हो गया अपना। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। प्रोग्रामों का एक संकलन जो एक कंप्यूटर के मूल प्रकार्य जैसे कि टास्क शेड्यूलिंग, पेरिफेरल्स के नियंत्रण में सहायता करता है। मतलब ये ऐसे कह रहा है कि ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो टास्क शेड्यूलिंग में, टास्क शेड्यूलिंग का मतलब होता है कि कौन सा कार्य कब होगा, वो शेड्यूलिंग करना,
पेरिफेरल्स के नियंत्रण, पेरिफेरल्स का मतलब होता है जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज है उनके नियंत्रण में कौन सा सहायता करता है? बताओ भाई। कंपाइलर तो क्या करता है? लैंग्वेज ट्रांसलेट करने का काम करता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इंटरप्रेटर भी क्या होता है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है, ये भी नहीं हो सकता। नेटवर्क, नेटवर्क का काम होता है कि टास्क शेड्यूलिंग करना, पेरिफेरल नियंत्रण करना, बिल्कुल नहीं। किसका काम होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। अपने फ़ोन के अंतर्गत जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है वही क्या करती है? टास्क शेड्यूलिंग करती है, मतलब कि कौन सा काम कब होगा। और अपनी जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेज होती है जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, इनको नियंत्रण भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, ये भी पटवार भर्ती 2021 का क्वेश्चन है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम पूछ लिया यहां पर। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 40। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। देखो साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रथमतः कंप्यूटर मेमोरी में लोड होता है जब एक कंप्यूटर चालू किया जाता है? मैंने आपको शुरू में बता दिया था, ये तो शुरू में बता दिया था आपको भाई। जब भी निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर सबसे पहले कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर लोड होता है जब एक कंप्यूटर चालू होता है, मतलब कि जब भी अपन कंप्यूटर को चालू करते हैं वैसे ही तुरंत कंप्यूटर की मेमोरी में सबसे पहले कौन सा सॉफ्टवेयर लोड होता है? बताओ भाई फटाफट से, आराम से ऑप्शन देख के बताओ, मैंने आपको बता चुका हूं, बताओ फटाफट से। देखो, लैंग्वेज ट्रांसलेटर तो आप सबको पता है, लैंग्वेज ट्रांसलेट करने का काम करता है। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? डिवाइस ड्राइवर एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन इसका काम होता है कि आप जैसे कोई भी नई डिवाइस लाओगे ना, उसको कंप्यूटर से जोड़ोगे ना, तो उसको जोड़ने के लिए कंप्यूटर और उस डिवाइस के बीच में संबंध बिठाने के लिए डिवाइस ड्राइवर का उपयोग किया जाता है। और सिस्टम यूटिलिटीज में तो क्या आता है? यूटिलिटीज में तो अपने वायरस वगैरह, एंटीवायरस वगैरह आते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ध्यान रख लेना, जब भी कंप्यूटर को सबसे पहले ऑन करते हैं वैसे ही उसकी मेमोरी में कौन सा सॉफ्टवेयर लोड होता है? सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर लोड होता है। कौन सा लोड होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है 2021 पटवार एग्जाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो साहब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। एक प्रोग्राम में त्रुटियों का पता लगाने और सुधारने की प्रक्रिया के लिए सही शब्द निम्न में से कौन सा है? यह आपको मैं बार बार बता चुका हूं कि आपकी कंप्यूटर के अंतर्गत कभी भी एरर आ जाए, कंप्यूटर के अंतर्गत कभी भी एरर आ जाए तो उस एरर को क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। एरर को कंप्यूटर की भाषा में क्या कहते हैं? बग कहते हैं। बग आ गई भाई साहब। अब बग को भगाएंगे तो क्या कहेंगे? डी बगिंग। क्या बोलेंगे? डी बगिंग। क्या बोलेंगे? डी बगिंग। ठीक है, तो डी बगिंग क्या काम होता है? एरर को भगाने का काम होता है। तो त्रुटियों को पता लगाने और उसको सुधारने का काम क्या होता है? डी बगिंग होती है। तो आपको केवल इतना सा याद रखना था भाई, एरर को बगिंग बोलते हैं, बग बोलते हैं, तो ये हो जाएगा बगिंग। एरर को बगिंग, डी बगिंग, भगाओ, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये तो हो गया। इसके अलावा ट्रांसलेटिंग का काम तो आप समझ ही गए। इंटरप्रेटिंग और कंपाइलिंग क्या होती है? ये दोनों ट्रांसलेटर होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। डीटीपी एक कंप्यूटर संक्षेपण है, इसका सामान्यतः अर्थ क्या है? बताओ भाई साहब, डीटीपी क्या है? डीटीपी एक कंप्यूटर संक्षेपण है, तो इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है अपने को। डीटीपी की फुल फॉर्म बताओ भाई। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और पटवार एग्जाम का क्वेश्चन है ये, काफ़ी बच्चों को नहीं आया होगा उस टाइम पे क्वेश्चन। बताओ भाई, डीटीपी की फुल फॉर्म क्या है? तो डीटीपी की फुल फॉर्म है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। क्या होती है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग इसकी फुल फॉर्म होती है। क्या होती है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। मतलब कि आपकी जो डेस्कटॉप होती है, डेस्कटॉप तो जानते हो ना, डेस्कटॉप नहीं जानते क्या? आपकी कंप्यूटर की सबसे पहले जो स्क्रीन खुलती है ना ऑन होते ही, उसको डेस्कटॉप कहते हैं। यहाँ पर अपने जो ऐप वगैरह होते हैं, यहीं पर अपना मोजिला फायरफॉक्स होता है, यहीं पर अपना माई कंप्यूटर होता है, यहीं पर अपना ओपेरा होता है, यहीं पर अपना गूगल क्रोम होता है, यहीं पर अपने गेम्स वगैरह होते हैं, सारे के सारे इसी को डेस्कटॉप बोलते हैं। तो डेस्कटॉप को पब्लिशिंग करना क्या कहलाता है? डीटीपी कहलाता है। डीटीपी कहलाता है। क्या कहलाता है? डीटीपी। डीटीपी की फुल फॉर्म क्या हो गई? डेस्कटॉप पब्लिशिंग हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। एक ही समय पर एक से अधिक एप्लीकेशनों को रन करने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता क्या कहलाती है? अब देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या होते हैं, मतलब कुछ विशेषताएं होती है। क्या विशेषता है? कि एक ही समय पर एक से ज़्यादा एप्लीकेशन को रन करना। जैसे कि व्हाट्सअप भी चला रहे हैं, फेसबुक भी चला रहे हैं, उसके साथ में यूट्यूब भी देख रहे हैं, तो बहुत सारे एप्लीकेशन को एक ही साथ चलाने की जो क्षमता होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, उसको क्या बोलते हैं? अब अपन क्या कर रहे हैं? बहुत सारे कार्य एक साथ कर रहे हैं, बहुत सारे कार्य एक साथ कर रहे हैं। अब बहुत सारे कार्य को क्या बोलते हैं अपन? टास्क। क्या बोलते हैं? टास्क। और बहुत सारों को बोलते हैं मल्टी। तो क्या हो जाएगा? मल्टीटास्किंग। कुल मिलाकर के कंप्यूटर के द्वारा बहुत सारे कार्य एक ही समय पर एक साथ किए जाते हैं, तो उसको मल्टीटास्किंग कहा जाता है। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार की क्षमता कर रहा है? मल्टीटास्किंग की उसमें क्षमता है। बूटिंग तो आप सब जानते हो, कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो बूटिंग होती है। पेस्टिंग, पेस्ट करना होता है। और क्रॉपिंग, क्रॉप करना जानते हो आप।
ठीक है, कॉपिंग, सॉरी कॉपिंग है यहाँ पे, कॉपिंग कॉपी करना जानते हैं वो, कॉपी कॉपी पेस्ट तो सब जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या है भाई साहब, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। कितना गंदा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, कितना गंदा क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है और ये पटवारी एग्जाम में पूछ लिया भाई साहब। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 क्या होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर निम्न में से किसके बिना कार्य नहीं कर सकता। आप सबको ध्यान रख लेना है कि सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर काम नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर काम नहीं कर सकते। फ़ोन के अंतर्गत अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, तो उसके हार्डवेयर काम नहीं कर सकते। जैसे कंप्यूटर के हार्डवेयर कौन कौन होते हैं, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सभी कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं। तो अगर सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा तो ये कुछ ही काम के नहीं है। ठीक है, सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर कुछ भी काम नहीं कर सकता। ठीक है, आगे बढ़ते भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्या कहता है, कंप्यूटर में से हाल ही में हटाई गई फाइलें कंप्यूटर में कहाँ संग्रहित होती है। आपको कल की क्लास में भी क्वेश्चन आ गया था भाई, कंप्यूटर में अपन कोई भी चीज़ डिलीट करते हैं तो वो कहाँ पर जाती है, रिसाइकल बिन में जाती है। कहाँ पर जाती है, रिसाइकल बिन में। लेकिन अगर आपको पूछे, क्वेश्चन पूछे कि कंप्यूटर में किसी फाइल को डिलीट करने पर वो कहाँ पर जाती है, रिसाइकल बिन में जाती है, और मैं पूछ लूँ कि ये जो रिसाइकल बिन में गई, तो इस प्रक्रिया को अपन स्थायी डिलीट बोले या अस्थायी डिलीट बोले। तो ध्यान रख लेना, जब रिसाइकल बिन में कोई चीज़ चल जाती है तो इसको अस्थायी डिलीट कहते हैं, क्योंकि रिसाइकल बिन से वापस अपन उस चीज़ को रिस्टोर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर अपन ने रिसाइकल बिन में से डिलीट कर दिया उस चीज़ को, तो फिर वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं जो एग्जाम में पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि मान लो कि कोई चीज़ है जिसको आपको परमानेंटली डिलीट करना है, मतलब कि कोई फाइल है जिसको परमानेंटली डिलीट करना है, इस प्रकार से डिलीट करना है कि वो रिसाइकल बिन में नहीं जाए, वो डायरेक्ट डिलीट हो जाए, तो उसके लिए कौन सा होगा, उसके लिए ध्यान रख लेना कौन सा होता है, शिफ्ट प्लस डिलीट होता है। कौन सा होता है, शिफ्ट प्लस डिलीट बटन जो होता है उसको दबा देना आप, आपका क्या हो जाएगी, फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाएगी, वो रिसाइकल बिन में गए बिना ही सीधी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो कुल मिला करके कंप्यूटर की जो हाल ही में हटाई गई फाइल है कहाँ पर जाती है, रिसाइकल बिन में जाती है। जैसे फोन में किस में जाती है, अपने रिसेंटली डिलीटेड में जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। बेसिक का पूर्ण रूप क्या है। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि बेसिक क्या होती है। बताओ भाई, किस किस को पता है। बेसिक होती है लैंग्वेज, कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। बेसिक क्या होती है, कंप्यूटर की एक लैंग्वेज होती है जिसका आविष्कार कौन सी पीढ़ी में हुआ था, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत बेसिक लैंग्वेज का आविष्कार हुआ था। अब बेसिक की यहाँ पर फुल फॉर्म पूछ रहा है, बताओ भाई बेसिक की फुल फॉर्म कौन सी है। तो ध्यान रख लेना, बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। क्या होती है, बेसिक की फुल फॉर्म होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लेना, पटवारी एग्जाम में पूछ सकता है इस बार। ठीक है ना, तो बी सबसे पहले तो आपको देखो टुकड़ों में किया करो याद, कैसे भी कभी भी फुल फॉर्म याद करना हो तो आपको। ठीक है, कैसे, बी का मतलब पहले सबसे पहले तो बी का याद कर लो, क्योंकि स्टार्टिंग बी से हो रही है। तो आपको बेसिक में बी का मतलब बेसिक नहीं होता है, बी का मतलब होता है बिगनर्स। क्या होता है, बिगनर्स। तो बी का मतलब क्या हो गया, बिगनर्स। बी का मतलब क्या हो गया, बिगनर्स। और एस का मतलब समझ लेना सिंबॉलिक। एस का मतलब क्या होता है, सिंबॉलिक। और अब देखो यहाँ पे गलती करवाएगा, एक तो इन्फॉर्मेशन कोड होता है और एक इंस्ट्रक्शन कोड होता है। तो ये इंस्ट्रक्शन कोड होता है, क्या होता है, इंस्ट्रक्शन कोड होता है। तो बेसिक क्या होता है, बेसिक कुछ नहीं होता है, बिगनर्स के लिए होता है, सिंबॉलिक का होता है और इंस्ट्रक्शन कोड होता है। फिर बीच के तो आप लगा लेना। ठीक है, ऑल पर्पज। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। वैसे तो मैं 15 क्वेश्चन करा रहा हूँ प्रत्येक क्लास में, लेकिन आज मैंने पहली बार 20 क्वेश्चन करा रहा हूँ और उसके साथ में उनके 360 सॉल्यूशन भी करा रहा हूँ। देखो साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। आपको कल भी क्वेश्चन आया था एक कि कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। देखो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उनमें क्या होता है कि एक तो सॉफ्टवेयर ऐसा होता है जो सभी के लिए ओपन रहता है, फ्री रहता है, बिल्कुल फ्री। उसको क्या बोलते हैं, फ्रीवेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रीवेयर। एक ऐसा होता है जिसमें वो सॉफ्टवेयर फ्री भी होता है, साथ में उसका सोर्स कोड भी फ्री होता है। सोर्स कोड फ्री हो गया मतलब कि उस सॉफ्टवेयर में अपन कुछ चेंजेस करके खुद के अनुसार उस सॉफ्टवेयर को ढाल सकते हैं। तो वो कौन सा हो जाता है, सोर्स सॉफ्टवेयर हो जाता है। कौन सा होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, मतलब कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें सोर्स कोड ओपन कर दिया जाता है। ठीक है, कोई भी उसको चेंज करके अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है। तो जो मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो सभी के लिए फ्री हो उसको तो फ्रीवेयर, और जो फ्री भी हो और साथ में सोर्स कोड भी फ्री हो उसको बोलते हैं कौन सा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, और एक होता है अपना कॉपीराइट वाला, जिसमें कुछ दिन, जैसे एक मान लो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कुछ दिनों के लिए फ्री होते हैं, तो वो कौन से होते हैं, शेयरिंग सॉफ्टवेयर। कौन से होते हैं, शेयरिंग सॉफ्टवेयर, जो 5-6 दिन का ट्रायल देते हैं उसके बाद में पैसे लेते हैं। जैसे कोई बहुत सारे ऐप है ऐसे जो ऐसे ट्रायल दे के बाद में पैसे लेने लग जाते हैं।
ठीक है, तो शेयरिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। तो अपने को पूछ रहा है कि कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आपको केवल एक ही याद रख लेना कि कौन कौन से तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और कौन कौन से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। तो कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, बताओ भाई फटाफट से। तो कौन सा नहीं है ध्यान रख लेना। देखो आपको याद करा देता हूँ कौन कौन से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले तो लिनक्स याद करो, सबसे पहले तो लिनक्स, LINUX होता है, इसको लाइनक्स भी बोलते हैं, लिनक्स भी बोलते हैं। तो ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में यही पूछा जाता है। निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? लिनक्स। याद रख लेना लिनक्स होता है एक तो। कौन कौन होता है भाई? जिसका सोर्स कोड फ्री होता है, फ्री फ्री फ्री, एक तो लिनक्स होता है, एक ग्रीन स्टोन होता है और एक डी स्पेस होता है। डी स्पेस, ये तीनों क्या होते हैं? फ्री होते हैं, सोर्स सॉफ्टवेयर फ्री होता है इनका। कौन सा नहीं होता? विंडो का नहीं होता। आप सबको पता है कि विंडो तो किसकी है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की है, ये तो पैसों में चलती है, ये सबके लिए फ्री नहीं होती है। ओपन मतलब फ्री तो होती है लेकिन ओपन सोर्स नहीं है। ओपन सोर्स का मतलब आप इसके सोर्स कोड को फ्री में यूज नहीं कर सकते, इसमें चेंजेस नहीं कर सकते आप। जैसा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया वैसा ही आपको उपयोग करना पड़ेगा। देखो साहब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? बताओ भाई साहब कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? फोर्ट्रैन, कोबोल, बेसिक और ASCII। तो वैसे तो आपको तीनों भाषाएं पता चली गई होगी क्योंकि फोर्ट्रेन भी अपने क्वेश्चनों में आ चुकी है, बेसिक भाषा भी थोड़ी देर पहले अपन ने फुल फॉर्म पढ़ी थी और कोबोल भाषा भी कल की क्लास में आ चुकी है। तो ये जो दोनों भाषाएं थी फोर्ट्रेन और कोबोल, ये दोनों भाषाएं तो दूसरी पीढ़ी में काम आती है, दूसरी पीढ़ी में इसका आविष्कार हुआ था। और जो बेसिक भाषा है इसका प्रथम पीढ़ी में आविष्कार हुआ था। और ये चौथी कौन सी नहीं है? प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। चौथी क्या है? प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते भाई साहब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, इस क्लास का आज का आखिरी क्वेश्चन। देखो साहब विंडोज एक्सप्लोरर का कार्य क्या है? विंडोज एक्सप्लोरर होता है अपने कंप्यूटर के अंतर्गत, इसका काम क्या होता है? क्या है? देखो नए प्रोग्राम को जोड़ना, सिस्टम रिस्टोर करना, फाइलों एवं फोल्डर को व्यवस्थित करना, सेटिंग्स बदलना। तो सीधा सीधा आपको जो देखो फाइल मैनेजर देखा है अपने फ़ोन के अंदर, फाइल मैनेजर क्या काम करता है? फाइलों को मैनेज करता है। कैसे? ऑडियो फाइल को अलग कर देता है, वीडियो फाइल को अलग कर देता है, इसके अलावा डाउनलोड फाइलों को अलग कर देता है, रिसेंटली डिलीट मतलब रिसेंट फाइलों को अलग अलग कर देता है। तो ये फाइलों को मैनेजमेंट करने का काम करता है कौन? फाइल मैनेजर। वैसे ही कंप्यूटर में फाइल मैनेजर नहीं होता, उसकी जगह कौन सा होता है? विंडोज एक्सप्लोरर होता है। कौन सा होता है? विंडोज एक्सप्लोरर होता है। इसका काम होता है फाइलों और फोल्डरों को व्यवस्थित करना, फाइलों और फोल्डरों को व्यवस्थित करना इसका काम होता है। तो कुल मिलाकर के फ़ोन में जो फाइल मैनेजर बोला जाता है उसी को कंप्यूटर में विंडोज एक्सप्लोरर कहा जाता है। ठीक है, याद हो गया? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, जिसको पता होगा वही कर पाएगा। ठीक है, तो बाकी इस क्लास के अंतर्गत अपन ने 20 क्वेश्चन किए हैं, उसके साथ में प्रत्येक क्वेश्चन के साथ में अपन मिनिमम 3-3 क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा किया है जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 60-70 क्वेश्चन इस क्लास से कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपन क्या करेंगे कि इसके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, अगले जो 20-30 क्वेश्चन है उनको अगली क्लास में करेंगे। पिछली 2 क्लासें अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी देख लेना, पिछले 2 यूनिट नहीं देखी है तो वो भी देख लेना। चैनल पर जाना, वहाँ पर कंप्यूटर पटवार वीडियो 2025 के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में मैंने लाइन वाइज सारे के सारे चैप्टर्स को, सारे के सारे वीडियोस को लाइन वाइज लगा रखा है और आपको थंबनेल में पता चल जाएगा कि कौन सी फर्स्ट वीडियो है, कौन सी सेकंड वीडियो, कौन सी थर्ड वीडियो है। ठीक है, यूनिट का नाम भी लिख रखा है। तो कुल मिलाकर के आपके लिए बिल्कुल व्यवस्थित काम कर रखा है, बिल्कुल भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप लाइन वाइज वीडियो को देखते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। सारे के सारे आपके एग्जाम के अंतर्गत 15 में से 15 क्वेश्चन सही करने की गारंटी अपनी रहती है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को अगर आप एनालिसिस कर लेते हो, उसको घुमा घुमा करके जैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है उसको देख लेते हो, तो फिर क्वेश्चन बाहर कहाँ से जाएगा? ठीक है ना, तो कुल मिलाकर के ज़्यादा ज्ञान देने की जरूरत है नहीं, वैसे आप समझदार हो, सभी ग्रेजुएट हो। ठीक है ना, तो कल शाम को 7 बजे मिलते हैं। डेली शाम को 7 बजे आपकी वीडियो आती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लेना क्योंकि शाम को 7 बजे जैसे वीडियो आएगी तो 6:30 बजे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता है, वो उसके पास ही पहुंचता है जो चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। कुछ भी दिक्कत हो कमेंट कर सकते हो, क्लास कैसी लगी वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, उससे हौसला मजबूत होता है। बाकी मिलते हैं कल शाम को 7 बजे। धन्यवाद।